हेलो एवरीवन, क्लास थर्ड लेसन 1 भाषा और व्याकरण। आज हम भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा क्या होती है? तो साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जो अपने मन के भाव हम किसी और के सामने व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसा कि बताया गया है बच्चों, भाषा के बिना न तो हम किसी से अपने मन की बात कह सकते हैं और न ही हम दूसरों की बात को समझ सकते हैं। मतलब न तो अपने मन की बात कह सकते हैं और न ही किसी की बात को समझ सकते हैं। तो देखिए और समझिए। अब जैसा कि चित्र में बताया गया है, एक बच्चा अपने पिताजी को क्या कहता है? पिताजी प्रणाम, आज मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया हूं। मतलब कि वह अपने मन के भाव अपने पिताजी से व्यक्त कर रहा है। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। तो वहीं दूसरी तरफ उसके पिताजी क्या कहते हैं कि बहुत खूब, आज तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तो इसी प्रकार हम भी अपने मन के भावों को एक दूसरे से कहकर व्यक्त करते हैं। तो वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। उक्त चित्र में बेटा और पिताजी को अपना परीक्षा फल दिखाकर तथा बोलकर अपनी बात उन तक पहुंचा रहा है। पिताजी उसकी बात समझकर उत्तर दे रहे हैं और विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे। जो विचारों का जो आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? यहाँ भाषा कहलाता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करता है। मतलब कि व्यक्ति अपने उसके मन में क्या चल रहा है, उसे क्या प्रश्न करना है सामने वाले से, तो वह मतलब अपनी भाषा में बोलकर व्यक्त करके सामने वाले के सामने वह अपने विचार व्यक्त करता है। तो इस प्रकार आमने सामने वाले अपने विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। तो भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप मतलब कि दो प्रकार होते हैं, मतलब काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, जिसमें हम मौखिक भाषा कहते हैं और लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा जिसे कहा जाता है ऑरल लैंग्वेज। तो मौखिक भाषा जिसे आप मुंह से बोलकर व्यक्त करते हैं, न कि लिखकर। तो जो व्यक्ति हमारे सामने है उसके साथ हम अपने मन की बात बोलकर प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? बोलकर प्रकट करते हैं। तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा मतलब कि रिटन लैंग्वेज। लिखित भाषा जिसमें हम लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। जो व्यक्ति हमारे सामने है उसके लिए हम अपनी बात को लिखकर व्यक्त करते हैं। जो व्यक्ति हमारे सामने है, हम तो कुछ बातें ऐसी तो कि बोलकर व्यक्त नहीं की जाती है, लिखकर बताया जाता है। तो लिखकर व्यक्त करते हैं हम अपने विचार, तो उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। मतलब कि जो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है, जो व्यक्ति हमारे सामने, अगर वह व्यक्ति हमारे सामने होता तो हम बोलकर व्यक्त करते, लेकिन यदि अगर वह व्यक्ति हमारे सामने नहीं है तो हम लिखकर अपने विचार अपनी बात को उसके सामने प्रकट करते। तो वह लिखित भाषा कहलाती है। इन चित्रों में भाषा के दोनों रूपों को प्रकट किया गया है। इसमें जो चित्र दिए गए हैं बुक्स में, उसमें भाषा के दो रूप हैं और दोनों रूपों को प्रकट किया गया है। तो जिसमें बोली और लिपि। तो बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। मतलब बोली का क्षेत्र जो होता है वह सीमित होता है, जिसमें साहित्य बहुत कम होता है। सरकारी कामकाज में प्रायः बोली का प्रयोग नहीं किया जाता है। लिपि ध्वनि चिन्हों को लिखने का व्यवस्थित ढंग होता है। लिपि जो होती है उसे बोलकर व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो लिपि जो होती है वह ध्वनि चिन्ह जो होते हैं उनको लिखने का व्यवस्थित ढंग होता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा?
देवनागरी लिपि में। इसी प्रकार मराठी, नेपाली और संस्कृत की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा के साथ साथ मराठी, नेपाली और संस्कृत भाषा जो है उसकी लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि रोमन होती है और उर्दू की फारसी, उसी प्रकार तमिल की तमिल होती है। तमिल की कौन सी लिपि होती है? तमिल। और पंजाबी की लिपि होती है गुरुमुखी। तो ये सब लिपियों के बारे में जानकर हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जिन वर्ण संकेतों में कोई भाषा लिखी जाती है, मतलब वर्णों के जो संकेत होते हैं, उन संकेतों के आधार पर जो भाषा को लिखा जाता है, तो उन्हें उनके लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा मतलब लैंग्वेज। भाषा किसे कहते हैं? अधिकांश भाषा का नाम उस देश या क्षेत्र के नाम पर पड़ जाता है। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि जिस देश की जो भाषा होती है, उस भाषा के नाम पर ही उस देश का नाम रख दिया जाता है। जिस देश या क्षेत्र में वह भाषा बोली जाती है, जैसे अरब में रहने वाले, अरब में जो रहने वाले वहाँ के रहवासी लोग हैं, तो कौन सी भाषा बोलते हैं? वह अरबी भाषा बोलते हैं। तो अरब में रहने वाले अरबी भाषा बोलते हैं। मतलब कि जहाँ जैसी भाषा, उसी भाषा के आधार पर उस देश का नाम रख दिया जाता है। और तमिलनाडु में रहने वाले तमिल भाषा बोलते हैं। तमिलनाडु में जो रहते हैं उनकी भाषा, जैसा देश है उसी के जो क्षेत्र है तमिलनाडु, उसी के आधार पर वहाँ की भाषा बोली जाती है, जैसे तमिल। और महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी भाषा का प्रयोग करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम राजभाषा, जिसे बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा प्रांत विशेष में जिस भाषा का प्रयोग होता है, जो प्रांत होते हैं उस प्रांत विशेष में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। राजभाषा कौन कौन सी होती है? राजभाषा होती है मराठी, गुजराती और उड़िया। उसी प्रकार राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा जिसे हम नेशनल लैंग्वेज कहते हैं, राष्ट्र विशेष में जिस भाषा का प्रयोग होता है, मतलब जो राष्ट्र है हमारा, उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम राष्ट्रभाषा कहेंगे। और हमारे भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अंतरराष्ट्रीय भाषा, अभी हमने राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में जाना। अब अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रभाषा, इसे कहेंगे हम इंटरनेशनल लैंग्वेज, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय भाषा। संपूर्ण विश्व में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है, अंतरराष्ट्रीय मतलब कि संपूर्ण विश्व, उसमें संपूर्ण विश्व आ जाता है। तो संपूर्ण विश्व में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसे हम अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है। जैसे राष्ट्रभाषा क्या है हमारे यहाँ की? राष्ट्रभाषा हमारे भारत की है हिंदी। वैसे ही अंतरराष्ट्रीय भाषा हमारे यहाँ की है अंग्रेजी। उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण का संबंध भाषा से है। व्याकरण का संबंध किस चीज से है? भाषा से। किसी भाषा को सीखने के लिए उसके विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। मतलब आप किसी भी भाषा को सीखो तो उसके लिए हमें उसकी विभिन्न इकाइयों का, मतलब हर एक पाठ का हमें अध्ययन करना आवश्यक है। अब हम अपने भावों तथा विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं। तो इस रूप में हम भाषा का शुद्ध और निश्चित रूप नहीं समझ पाते हैं। क्या कहा गया है? जब हम अपने भावों और विचारों को जब बोलकर प्रकट करते हैं तो इस रूप में हम भाषा का शुद्ध और निश्चित रूप नहीं समझ पाते। मतलब जब आप अपने मुंह से कुछ भी बात कहते हैं तो वह शुद्ध रूप से शुद्ध नहीं होती है, तो और वह सही से समझी भी नहीं जा सकती। अतः हमें ऐसे नियमों और अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि भाषा का शुद्ध और स्थायी रूप सामने आ सके। व्याकरण में नियमों और
भाषा को शुद्ध रूप दिया जा सकता है। तो भाषा का शुद्ध रूप देने और स्थायी बनाने के लिए क्या क्या होना आवश्यक है? व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। उसी प्रकार व्याकरण के अंग मतलब पार्ट्स ऑफ ग्रामर, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम पढ़ेंगे इन वर्णों, इसमें वर्णों तथा उसके भेदों पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार जो होता है उसमें उसके जो वर्ण होते हैं और भेद उसके बारे में विचार कर किया जाता है। शब्द विचार में हम इसमें शब्द, उसके भेद, उत्पत्ति आदि के बारे पर विचार करते हैं। उसी प्रकार वाक्य विचार में इसमें उसके भेद, रचना आदि पर विचार किया जाता है। ये हमारा भाषा और व्याकरण का लेसन कंप्लीट। थैंक यू।